दीदी अब मैं क्या करूंगी? अरे परी तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। मैं कल ही गीता को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नहीं दीदी, आप प्लीज यहाँ पर मत आना। आपको तो पता ही है, अगर आप यहाँ पर आओगी तो क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन परी तुम सब कैसे संभालोगी? दीदी मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा ये काम जरूर कर देना। ठीक है परी। उसके बाद सीता परी को कुछ पैसे भेज देती है। दरअसल परी के पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए परी ने अपनी बहन से मदद मांगी और उसकी दोनों बहनें उसके बहुत मदद करती है। अब हम शुरू से जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 2 साल पहले। अरे परी बेटा, आओ। माँ, सीता और गीता दीदी कहाँ है? क्या वो दोनों अभी तक नहीं आई? नहीं बेटा, वो दोनों रास्ते में हैं, बस अभी आती ही होंगी। ठीक है माँ। अच्छा बेटा बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। अरे माँ, पहले तुम दोनों दीदी को तो आने दो, उसके बाद सब एक साथ मिलकर चाय पियेंगे। अच्छा ठीक है बेटा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर सीता और गीता भी आ जाती है। दीदी। अरे परी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप दोनों कैसी हो? हम भी बिल्कुल ठीक है। अरे माँ नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तुम तीनों को देखने के बाद तो मैं और भी ठीक हो गई हूँ। हाँ माँ, बस ऐसे ही ठीक रहो। फिर सभी थोड़ी देर अंदर बैठने के बाद चाय पीते हैं और खूब गप्पे लड़ाते हैं। चाय पीने के बाद, माँ हम तुम दोनों के लिए कुछ लाए हैं। अरे बेटा, भला इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं माँ। सीता और गीता अपने ड्राइवर को बुलाकर सारा सामान घर के अंदर रखवाती है। अरे बेटा, इतना सारा सामान, भला इन सब की क्या जरूरत थी? अरे माँ, तुमने हमें इतनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया, अब हमारी बारी है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। एक तो तुम हमारे साथ चलने को तैयार ही नहीं हो, तो फिर हमें तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। और क्या माँ, मैं तो कहती हूँ तुम हमारे साथ चलो। अरे ना बाबा, ऐसे बेटी के ससुराल जाना अच्छा नहीं लगता। अरे माँ, हमारी सास बहुत प्यारी है। हाँ माँ, वो तो खुद हमसे कहती है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएं। हाँ माँ, हमारी सास हम दोनों को बड़े नाजों से रखती है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। सीता और गीता दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों की ही एक ही घर में शादी हुई थी। उनका ससुराल काफी अमीर और संपन्न था। सीता और गीता अपनी माँ और अपनी बहन परी के लिए बहुत सारी नई और महंगी साड़ियाँ, साथ ही उनके लिए बहुत सी मिठाइयाँ और तोहफे लाई थी। परी का ससुराल बहुत गरीब था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं ला सकती थी और इसी वजह से सीता और गीता उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखती थी। ये लो परी, ये सारा सामान तुम्हारे और जीजा जी के लिए। थैंक यू दीदी, लेकिन इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं परी, तुम हमारी छोटी बहन हो और ये तो हमारा फर्ज बनता है। लेकिन मैं आप सबके लिए कुछ भी नहीं ला पाती। दरअसल परी सबके लिए फ्रूट्स और एक एक सूट लाई थी, लेकिन सीता और गीता के इतने महंगे तोहफे देखकर परी किसी को कुछ भी नहीं देती, क्योंकि उसे उनके तोहफों के आगे अपना तोहफा बहुत छोटा नजर आ रहा था। कोई बात नहीं परी, तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि उसकी दोनों बहनें इतने अमीर ससुराल में हैं और वहीं दूसरी तरफ उसकी शादी एक बिल्कुल गरीब परिवार में हुई थी। चलो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए राजमा चावल और बैंगन का भरता बनाया है। वाओ, ये तो हम दोनों का फेवरेट है। और परी बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए पनीर नहीं बना पाई। दरअसल मेरे पास पनीर खरीदने के पैसे नहीं थे। अरे माँ, हम तो अपने ससुराल में पनीर खा खा कर पक चुके हैं। कभी वहाँ पर पनीर के पराठे, पनीर के पकोड़े, शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर कोरमा, पिज्जा पनीर, हमेशा कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। हाँ माँ, सच में हम तो पनीर खा खा कर बिल्कुल ऊब गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, इसलिए मैंने तुम्हारा मन पसंदीदा खाना बनाया है। चलो अब खाना खाते हैं। परी को ये सब बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है। उसकी माँ ने उसकी दोनों बहनों के लिए पसंदीदा सब्जी बनाई, लेकिन उसकी पसंद का कुछ भी नहीं बनाया। फिर खाना खाने के बाद सभी रात को सोने की तैयारी करते हैं। अरे माँ, तुमने एसी कब लगवाया?
पहले तो यहाँ पर कूलर था ना, वो भी हमें दीदी ने दिया था। अरे बेटा, ये तो तेरी दोनों बहनों ने लगवाया है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं एसी लगवाऊं। लेकिन सच बताऊं तो एसी की ठंडी ठंडी हवा में बहुत मजा आता है। मुझे तो अब एसी की आदत हो गई। हाँ, वो क्या है ना, अब दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और हमें तो वहाँ पर भी एसी में रहने की आदत हो गई है। अच्छा परी, तुम ये बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ दीदी, वहाँ पर सब ठीक है। तुम्हारी सास ठीक तो है ना? ज्यादा खड़ूस तो नहीं है ना? नहीं दीदी, फिलहाल तो सब ठीक है। सीता और गीता की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे। वहीं परी की शादी को अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे। पहले तो सीता और गीता ससुराल में नई थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं लाती थी। लेकिन अब वो दोनों अपनी माँ के लिए बहुत से तोहफे लाने लगी थी। अच्छा बेटा, तुम वहाँ पर कहाँ घूमने गए थे जहाँ पर बर्फ गिर रही थी? हाँ, हम शिमला गए थे। ये भी अजीब चमत्कार है। बताओ, आसमान से कैसे बर्फ गिरती है? माँ, ये तो साइंस है। क्या कहा? साइन? वो सब छोड़ो माँ, हम तुम्हें भी कभी वहाँ पर घुमा कर लाएंगे। इस तरह सभी बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन परी को बहुत बुरा लग रहा था। शादी से पहले तो उसे अपनी बहनों की ये बातें बुरी नहीं लगती थी, लेकिन शादी के बाद उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी बहनें उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद, परी, तुम कुछ दिन पहले ही आ जाओ। नहीं दीदी, वो ना, मुझे यहाँ पर बहुत काम है। आप टेंशन ना लो, मैं भोलू के बर्थडे पर जरूर आऊंगी। अरे, बर्थडे वाले दिन आओगी तो कैसा मजा। तुम कुछ दिन पहले आ जाओ, भोलू का भी मन लगेगा। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूंगी। ओके। फिर कुछ दिन बाद परी सीता और गीता के घर पर एक दिन पहले पहुंचती है। तब सीता की सास विमला परी को पुराने कपड़ों में देखकर उससे कहती है, तुम यहाँ क्या काम करने आई हो? जी, दरअसल मैं तो... देखो, जो भी काम करने आई हो जल्दी करो, बहुत काम पड़ा है। तभी वहां पर गीता आती है। अरे परी, तुम आओ। परी? जी मम्मी जी, ये हमारी छोटी बहन परी है। अच्छा, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कोई बात नहीं आंटी जी। फिर वहां पर सभी भोलू का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उन्होंने भोलू का जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से मनाया था। सीता और गीता जन्मदिन की तैयारी करने और मेहमानों को संभालने में ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो परी को समय नहीं दे पाए और हर कोई सीता और गीता की बहुत तारीफ कर रहा था, जिससे परी को उनसे और भी ज्यादा जलन होने लगती है। परी को लग रहा था कि सीता और गीता उसे अपने पैसों का घमंड दिखा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं परी को भी ऐसी जिंदगी चाहिए थी, इसलिए वो हर बार अपने पति से इस बात पर लड़ती थी। मुझे नहीं पता, मैं हमेशा इस तरह गरीबी में नहीं सड़ सकती। मुझे भी अपनी बहनों की तरह महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं। देखो परी, हमारी जितनी चादर है हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए। अब मैं तुम्हारे इतने महंगे शौक कहाँ से पूरा करूं? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। परी वहां से गुस्से में चली जाती है। इसे न जाने दिन ब दिन क्या होता चला जा रहा है। परी को अब किसी भी हालत में बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए वो एक गलत रास्ता अपनाती है। तब परी अपनी बहन को झूठ बोलती है कि उसे उसके ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। हाँ दीदी, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, तुम हमें बताओ कि उनकी क्या डिमांड है। इसी मौके का फायदा उठाकर परी अपनी बहनों से बहुत सारा सामान हड़प लेती है, लेकिन सीता और गीता दोनों ही अपने बहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी बात मानकर उसकी मदद करती है। फिर कुछ समय बाद परी अपने पति के बीमार होने का बहाना बनाती है और इस बार भी अपनी बहनों से अच्छी खासी मोटी रकम वसूल कर लेती है। इस तरह परी अपनी बहनों से झूठ बोलकर उनसे पैसे हड़पती और अपने शौक पूरे करती। परी, आजकल तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और तुमने इतना महंगा फोन भी ले लिया है। घर में इतना महंगा महंगा सामान, फ्रिज, एसी, ये सब कहाँ से आया? अरे, आप और आपके घर वाले फटीचर है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में हर कोई फटीचर है। आपको पता है ना, मेरी बहनें कितनी अमीर है, उनसे मेरी ये हालत देख ही नहीं गई, इसलिए उन्होंने मुझे खुद ही इतना सामान दे दिया। मैं तो पता नहीं कैसे इस गरीब खाने में आकर फंस गई।
इस तरह परी अपनी दोनों बहनों की शराफत का फायदा उठा रही थी और वहीं दूसरी तरफ हर समय अपने पति और अपनी सास की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगी थी। उसका ये व्यवहार दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहा था, जिसे देखकर रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो सीता और गीता से बात करने का फैसला लेता है। कोई बात नहीं जीजा जी, हम वहीं पर आकर परी से बात करते हैं। फिर सीता, गीता और सविता तीनों परी के ससुराल आते हैं। कैसी हो परी? उन सबको देखकर परी बिल्कुल हैरान हो जाती है। मुझे सब पता चल गया है कि ये इतना महंगा सामान तुमने अपनी बहनों से हड़पा है। हमें उम्मीद नहीं थी परी कि तुम ऐसा करोगी। सब परी को बहुत डांटते और समझाते हैं, जिससे परी काफी शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह एक अमीर लाइफस्टाइल जीना चाहती थी। मुझे लगता था कि आप दोनों जानबूझकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गरीबी की वजह से आप सब मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी किसी ना किसी तरह अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं और बाद में आप सभी को दिखा सकूं। परी, कोई भी काम को गलत तरीके से करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुम्हें पता भी है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो गई थी। हाँ परी बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। अगर तुम हमारे साथ एडजस्ट करके नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें अभी तलाक दे देता हूँ। तुमने हमारी बहुत बेइज्जती की है। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सीता और गीता के समझाने के बाद रोहन परी को माफ कर देता है। उसके बाद परी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसने अपनी बहनों से जो भी सामान लिया था वो उन्हें वापस लौटा देती है। कुछ महीने पहले तक लवली और स्वीटी दोनों बहनों को ये लगता था कि उनकी जिंदगी अब खत्म हो गई है। बचपन में माँ गुजर गई और कुछ महीने पहले उनके पिताजी भी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और उनके चाचा ने उनकी सारी संपत्ति चतुराई से हड़प ली और दोनों बहनें अपने घर में ही नौकरानियों की तरह रहने लगी। उनके पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों को भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी थी, लेकिन आज दोनों बहनें एक एक चीज़ के लिए तरस रही थी। फिर एक दिन उनकी चाची ने उन्हें घर के नीचे बने हुए गैरेज में सफाई करने के लिए कहा और वहां पहुंचकर बाबा के चले जाने का इतना दुख था कि ये गाड़ी तो मैं भूल ही गई थी। कितने प्यार से बाबा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। हाँ, इसकी चाबी कहाँ पर है? क्या तुम्हें याद है इसकी चाबी कहाँ है? हाँ, शायद हमारी अलमारी के ड्रॉअर में है। चलो पहले सफाई कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अभी चाचा चाची को इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने तो बाहर खड़ी हुई गाड़ी को ही देखा है। उन्हें बताएंगे भी नहीं। चलो जल्दी से चलते हैं। दोनों बहनें सारे घर का काम खत्म करती है। उसके बाद उनकी चाची उन्हें खाना बनाने के लिए कहती है और कहती है कि खाना वो उनके कमरे में ही ले आए। स्वीटी जब खाना लेकर कमरे में जा रही थी तभी उसे चाची की बात सुनाई देती है। वो चाचा से कह रही थी, देखो 80 लाख में बात हो गई है, हम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इन दोनों का क्या होगा? जो होगा दोनों अपने आप देख लेंगी। अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, दोनों बालिग है, अपने फैसले खुद ले सकती है। ये सुनकर स्वीटी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो खांसने का बहाना करती है। तब चाची चुप हो जाती है और वो खाना रखकर चली जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? चाचा ने घर बेच दिया, अब हम दोनों का क्या होगा? चलो हम जाकर चाची से बात करते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो लोग लालची है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो तो उन्होंने हमें भनक तक लगने नहीं दी। अब हम दोनों क्या करेंगी? दोनों बहनें परेशान हो गई। कभी वो रो रही थी तो कभी दूसरे को संभाल रही थी। पूरी रात ऐसे ही निकल गई। जैसे ही सूरज निकला अचानक से लवली को एक ख्याल आया। चाचा चाची आज इस घर से चले जाएंगे, क्यों ना हम लोग उनसे पहले ही यहाँ से निकल जाए। घर तो वो बेच ही चुके हैं, हम कुछ भी करें लेकिन घर हमें वापस नहीं मिल सकता। तुम कहीं से वो चाबी ढूंढो, वो चाबी गाड़ी की। वो जल्दी जल्दी अपनी सारी अलमारी खंगाल देती है, हर जगह चेक करती है। फिर वो देखती है कि उनके शीशे के सामने बनी हुई ड्रॉ में उन्हें वो चाबी मिल जाती है।
सुनो, हमारी गुल्लक में जितने भी पैसे हैं वो सब निकाल लो, अपने सारे सर्टिफिकेट ले लो और जितने भी कपड़े हमारी जरूरत के हैं वो भी जल्दी से बैग में भर लेते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बताओ तो सही। मेरी बहन, सब कुछ खत्म होने से पहले हम संभल जाए, यही अच्छा है। तुम्हें याद है सचिन के बारे में? उसके पापा की रेडियो टैक्सी चलती है। हम अपनी नई गाड़ी को ले जाते हैं और आज से हम रेडियो टैक्सी चलाएंगे ताकि हम सब कुछ बर्बाद होने से पहले ही सब कुछ सही कर सके। स्वीटी लवली के गले लग जाती है। फिर वो दबे पाँव घर से बाहर आती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है और सीधा सचिन के घर के बाहर जाकर गाड़ी रोकती है। अरे बहुत दिनों बाद तुम दोनों को देखा। वाह क्या गाड़ी है। क्या कहीं घूमने जा रही हो? नहीं, हम तुमसे ही मिलने आए थे। तुम्हारे पापा से कुछ काम था। इतनी सुबह सुबह? आओ, पापा तैयार हो रहे हैं। सचिन दोनों बहनों को घर के अंदर ले आता है। फिर वो दोनों बहनें सचिन के पापा को सारी सिचुएशन बताती है। तुमने बड़ी ही ईमानदारी दिखाई है। जो कुछ भी तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ किया वो सचमुच में बड़ा ही बुरा और शर्मनाक है। देखो बेटा, कोई काम इतनी जल्दी में नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सारे कामों में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? हाँ, हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, बाबा ने ही बनवाया था। फिर सचिन के पापा उन दोनों बहनों की मदद करते हैं और उनकी गाड़ी एक कंपनी में अटैच करवा देते हैं। देखो बेटा, जो भी काम था वो सब मैंने तुम्हें करवा दिया। आज से तुम दोनों बहनें रेडियो टैक्सी चला सकती हो। थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों कर लोगी। और फिर तुम्हारे ये अंकल हैं, जब भी कोई बात पूछनी हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमारी इतनी मदद की। वो इतने समय से सचिन के घर पर ही रह रही थी। आज दोनों बहनें रेडियो टैक्सी चलाने के लिए निकलती है। बारी बारी से उन दोनों ने अपना टाइम रख लिया और फिर कुछ दिन बाद उनके पास इतने पैसे हो गए कि उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर ले लिया। लेकिन रेडियो टैक्सी चलाने के चक्कर में अब दोनों बहनों की बातें इतनी नहीं हो पाती थी। एक बहन थक कर आती तो सो जाती और दूसरी बहन गाड़ी चलाने चली जाती। जब वो आती तो वो भी थक कर सो जाती। फिर उन्होंने एक दिन छुट्टी करने की सोची और फिर उस दिन दोनों बहनों ने अपने लिए बढ़िया सा खाना बनाया और फिर दोनों बहनें बैठकर बातें करने लगी। तुम्हें पता है, जब मैं रेडियो टैक्सी लेकर निकलती हूँ तो कुछ लोग इतनी हैरानी से देखते हैं जैसे लड़कियाँ रेडियो टैक्सी चला ही नहीं सकती। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जैसे ही मैं किसी को लेने पहुँचती हूँ तो वो लोग हैरानी से देखते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे यकीन ही नहीं करते कि लड़की अच्छी गाड़ी भी चला सकती है। कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे इस काम में मजा आ रहा है। बस अपने घर की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं, एक दिन हम भी छोटा मोटा घर ले ही लेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग बहुत मेहनत करें और एक टैक्सी किसी तरह खरीद ले। तुम्हारी कहने का मतलब है कि हम एक टैक्सी खरीदे और अलग अलग चलाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। सुनो, मैं जब टैक्सी चलाती हूँ तो मुझे कई लोग मिलते हैं। मैंने टैक्सी ड्राइवर को देखा है। तुम्हें पता है, उन्होंने बहुत पुरानी गाड़ी से अपना काम शुरू किया और आज उसके पास भी कई गाड़ियाँ हैं और वो उन्हें चलाने के लिए देते हैं। और तुम्हें पता है, आज उसके पास अपना घर भी है। क्यों ना हम लोग भी इस तरह धीरे धीरे कई टैक्सी करें? क्या बात है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मुझे लगता है हमें हफ्ते में एक छुट्टी जरूर करनी चाहिए और इस तरह की बातें करके एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। तो ठीक है, हम पैसे जोड़कर एक टैक्सी खरीदेंगे। अब दोनों बहनें बहुत मेहनत करती। महीने में एक दिन वो छुट्टी करती और उसी दिन वो अपने आगे की प्लानिंग करती। 1 साल बीत चुका था और वो अपनी नई गाड़ी लेने के लिए शोरूम में जाती है और वहां से एक गाड़ी ले लेती है। फिर वो सचिन के पापा से बात करती है और उन्हें एक ड्राइवर मिल जाता है। मैं जानता था तुम दोनों बहुत काबिल हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। लड़कियां अगर इतनी तरक्की करें और इतना अच्छा सोचें तो वो क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है अंकल, लेकिन आप जैसे अंकल भी होने चाहिए उनके पास। फिर वो प्यार से उन दोनों लड़कियों के सर पर हाथ रखते हैं और उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ है।
और दोनों बहनें लगातार 3 साल तक बहुत मेहनत करती है और आज उनके पास 4 गाड़ियां थी। भगवान की दुआ से आज हमारे पास में 4 गाड़ियां हैं और मैं तुम्हारी छोटी बहन होने के नाते सोच रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? मेरी शादी हो जानी चाहिए? ये ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? तू मेरी छोटी बहन है, मैं बड़ी हूँ, पहले मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। हरगिज भी नहीं, अगर बाबा होते तो पहले तुम्हारी शादी होती, तो इसलिए पहले तुम्हारी ही शादी होगी। और मैंने तो लड़का भी ढूंढ लिया है, और सच कहूँ तो मैंने लड़के के घर वालों से भी बात कर ली है, उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो। ओह माय गॉड, इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है। तो मोहतरमा, जरा बताइए कि वो लड़का कौन है जो तुम्हारी बहन को ले जाने वाला है? उस लड़के का नाम है सचिन। देख लो, अच्छे घर का खाता पीता लड़का है और कमाता भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। उसके मम्मी पापा को भी तुम बहुत पसंद हो। तुम मजाक कर रही हो क्या? तुमने सचमुच में उनसे बात की है? हाँ मेरी बहन, मैंने उन लोगों से बात की है, और सच कहूँ तो अंकल ने ही मुझसे इस बात का जिक्र किया था। अब वो संडे को आ रहे हैं। चलो चलो, बहुत तैयारी करनी है हमें। तुम तो सच में बहुत ही बड़ी हो गई हो। फिर संडे को सचिन के घर वाले आते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब स्वीटी अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। एक दिन सचिन और लवली उससे मिलने के लिए आते हैं। हाँ तो मेरी छोटी बहन, अब बड़ी बहन का फर्ज है कि वो छोटी बहन की जिम्मेदारी को पूरा करे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यही कि तुमने मेरी शादी करवा दी, तुमने अपना फर्ज निभाया। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊं। चलो तो फिर तैयार रहना, 2 दिन बाद तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। तो ठीक है, शादी होती रहेगी, पहले सरप्राइज बताओ। ये क्या बात हुई? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना, वो तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो मुझे इतना लंबा इंतजार करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कहो तो तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज 1 महीने के अंदर ही मिल सकता है। और इस बात पर तीनों हंसने लगते हैं। फिर लवली अपना फर्ज पूरा करती है और छोटी बहन की शादी सुमित से करा देती है। सुमित बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, और जब स्वीटी ब्याह करके घर जाती है तो हैरान हो जाती है। वो उसके पापा का घर था। सुमित सचिन के दोस्त है। जब मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई तो मैं हैरान हो गई, और मुझे पता चला सुमित के बाबा ने ही चाचा चाची से ये घर खरीदा था। फिर मैंने इन लोगों को सारी बात बता दी, और बातों बातों में उन्हें तुम पसंद आ गई, और बस देखो आज तुम अपने घर पर हो। स्वीटी लवली के गले लग जाती है, और शादी के बाद भी दोनों बहनें अपने काम को मिलकर चलाती है। दोनों बहनों के पास में आज काफी सारी टैक्सीज थी।